Hello, my dear students. Welcome back to my channel, and you are watching Gurukul English classes. I am your Shikhadi, and today's topic is the chapter 6, The Making of a Scientist, from the book Footprints Without Feet of class 10th. So, let's start the topic. The Making of a Scientist, यानी कि एक वैज्ञानिक का बनना. कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था रिचर्ड एब्राइट, जिसकी मम्मा उसको रिची कह के बुलाती थी, ये छोटा सा बच्चा अपनी लाइफ में एक बहुत ही नामी गिरामी साइंटिस्ट बनता है. कैसे बनता है, ये स्टोरी इसी रिचर्ड एब्राइट पर बेस्ड है. तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें. साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. रिचर्ड एब्राइट, इन्हें शेरली स्कॉलर अवार्ड मिला था, स्कैरिंग फ्लो अवार्ड मिला था फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए. ये इनकी फैसिनेशन थी बटरफ्लाइज के लिए, जिसने इनके सामने साइंस का वर्ल्ड ओपन कर दिया. हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में रिचर्ड एब्राइट ने अपने ही एक रूममेट के साथ एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी और एक आर्टिकल लिखा था जिसे प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छापा गया था, पब्लिश किया गया था. और इस पब्लिश वर्क से पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड एक न्यू थ्योरी को जान पाई थी, जिस पर काम किया गया था कि हाउ सेल्स वर्क्स, किस कोशिकाएं कार्य कैसे करती हैं. ये फर्स्ट टाइम था कि इस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क को पब्लिश किया था. स्पोर्ट्स में 15 साल की उम्र में बहुत सारे बिग लीग्स खेल लेते हैं स्टूडेंट्स. होम रन में फर्स्ट टाइम एट बैट जो करते हैं वो भी लीग खेल लेते हैं. बट रिचर्ड एब्राइट, ये उनकी स्ट्रिंग्स ऑफ अचीवमेंट में एक पहला चांस था जब उन्हें इस तरह का मौका मिला. और ये सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस सब की शुरुआत ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज. सब की शुरुआत तितलियों से हुई थी. अब आप सोचेंगे कि एक साइंटिस्ट और तितलियाँ, मतलब ये जो रिचर्ड थे, इन्हें बटरफ्लाइज बहुत प्यार, मतलब बहुत ही अच्छी लगती थी. और ये इनका फैसिनेशन था बटरफ्लाइज के लिए, जिसने उनके सामने क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस प्रस्तुत किए. और इन क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए ही ये साइंटिस्ट बने. तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब रिचर्ड एब्राइट एक बच्चे थे और पेनिसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था. ये अपनी माँ के साथ रहते थे और ये ओनली सन थे अपने माँ के. इसलिए इनके पास फ्रेंड्स नहीं थे, इनके सिबलिंग्स नहीं थे. इसलिए इनके पास ज़्यादा कुछ खेलने के लिए नहीं होता था, और फुटबॉल या बेसबॉल खेलने के लिए टीम चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति तो चाहिए जिसके साथ ये खेल सकते. बट इनके पास कोई नहीं था, इसलिए इन्होंने शुरुआत में ही अपनी एक फैसिनेशन, अपनी एक हॉबी जागृत की, और जो थी कलेक्ट थिंग्स, यानी चीज़ों को कलेक्ट करने की हॉबी. इसकी सबकी शुरुआत किंडरगार्टन से ही हुई. एब्राइट ने सेम डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया जैसे वो रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स कलेक्ट करते थे, क्वाइंस कलेक्ट करते थे. पहली कक्षा में ही इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई, एक ब्राइट माइंड के साथ में, कि ये जो बटरफ्लाइज हैं ये कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, क्यों उड़ती हैं, ये इतनी सुंदर क्यों लगती हैं. इस तरह के क्वेश्चंस इनके मन में आने लगे. साथ ही साथ रिचर्ड एब्राइट के आगे बढ़ने में इनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि पाठ में बताया गया है कि इनकी माँ, he also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mountaining material and other equipment, and helped in many other ways. मतलब इनकी माँ इनके लिए, इनके लर्निंग के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हर वो चीज़ करती थी जो उनको ज़रूरत होती थी. वो कहती भी हैं कि आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल. स्कूल जाने से पहले मैं ही उसकी साथी थी. आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. रिची वॉज माई होल लाइफ.
यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द निक नेम ऑफ रिचर्ड एब्राइट, तो दैट इज रिची। तो इनकी मम्मी और ये सभी दोनों मिलकर पूरी शाम एक साथ बिताते थे, चीज़ों को करते थे, चीज़ों को सीखते थे। एक दिन जब वो सेकंड ग्रेड में थे तो एब्राइट ने सेकंड ग्रेड में ही 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट की थी। ये चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हो। खैर इस चार्ट से किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये क्वेश्चन आता है कि आखिर रिचर्ड एब्राइट की जो हॉबी थी वो क्या थी, तो कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, या उनका जो फैसिनेशन था वो बटरफ्लाइज के लिए था। तो जब ये दूसरी कक्षा में ही थे तभी इन्होंने 25 तरह की स्पीसीज पता कर ली थी। आगे बढ़ते हैं और इनको लगा कि शायद ये मेरी बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड हो जाता, लेकिन तभी इनकी मम्मा को एक चिल्ड्रन बुक मिल गई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और इस बुक ने इनके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बुक से इनको तितलियों के प्रवासन का अध्ययन करने का एक निमंत्रण मिला। एक जो बुक थी, इस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था डॉक्टर फ्रेडरिक ए युग्राड द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के प्रोफेसर थे। एब्राइट की मम्मा ने डॉक्टर युग्राड को लेटर लिखा और कहा कि क्या करना चाहिए, मतलब मेरा बेटा ऐसा ऐसा करता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मोनार्क तितलियों को उनको अपने मतलब जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए युग्राड थे, उन्होंने अपने रीडर्स को शोध के लिए तितलियों को चिन्हित करने के लिए बोला था। चिन्हित मतलब होता है टैग करना, कुछ इस तरह का कोई निशान बनाना जिससे ये मालूम पड़े कि मैंने ये बटरफ्लाई देखी है। तो उस टैग करने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जैसे ही उनको ये मिलेगा तो वो उनको बुलाएंगे। अब चूंकि रिचर्ड एब्राइट को तो बटरफ्लाइज कलेक्ट करना वैसे ही पसंद था, तो इन्होंने तुरंत ही बटरफ्लाइज को टैग करना स्टार्ट किया। लेकिन अब उनका पीछा करना एक एक करके और बहुत सारी ना पकड़ पाना, तो नेक्स्ट स्टेप था एब्राइट के लिए था कि उनको फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज चाहिए था। और इसके लिए इन्होंने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, उसके अंडे लिए और अपने बेसमेंट में उसका लाइफ साइकिल देखा। एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, और कैसे अडल्ट बटरफ्लाई बनती है ये इन्होंने वहाँ पर अपने ही घर के बेसमेंट में मैनेज किया। और फिर इन्होंने बटरफ्लाइज की विंग्स को टैग करना शुरू किया। सेवरल ईयर्स तक इनका बेसमेंट थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में रहा। आखिरकार ये बोलते हैं कि इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। बहुत थकाने वाला काम था और कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। केवल 2 तितलियां ऐसी थीं जिनको इन्होंने टैग किया था और वो दोबारा से रिकैप्चर्ड हुई। साथ ही साथ वो तितलियां इनको मिली कहाँ, इनके घर से 75 माइल्स दूर। आखिरकार आगे बढ़ते हैं और 7th ग्रेड में जब ये पहुंचते हैं और ये काउंटी साइंस फेयर में जाते हैं, वहाँ पर इनको मालूम पड़ता है कि वास्तव में रियल साइंस होती क्या है। इनको बहुत ही बुरा लगता है जब वो वहाँ देखते हैं कि इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। जब सब लोग जीत रहे हों और तुम्हें वहाँ कोई पुरस्कार ना मिले तो वास्तव में विज्ञान क्या है ये पता चलता है। इन्होंने एंट्री की थी फ्रॉग टिश्यूज़ की और उसको ये माइक्रोस्कोप से दिखा रहे थे, बट इन्होंने ये पता लगाया, साथ ही साथ ये महसूस किया कि जो विनर्स होते हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। बट फिर भी इन्होंने ये चीज़ सीखी कि हम जब भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, भले ही हम विनर ना बने। इसलिए टेकिंग पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग। विनिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन में पार्ट लेना। ये चीज़ इन्होंने सीखी और इसी के साथ साथ इन्होंने ये सीखा कि नेक्स्ट ईयर जब मुझे आना है तो मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करना है। अब सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, तो द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। पिछले कई सालों से जो ये वर्क कर रहे थे और वो वर्क था इंसेक्ट का, तो इन्होंने उसी पर आजमाना शुरू किया। इन्होंने डॉक्टर युगराट को आइडियाज़ के लिए लिखा और इनको एक्सपेरिमेंट्स के लिए ढेर से सजेशंस डॉक्टर युगराट के द्वारा मिले।
और अगले ही साल जब हाई स्कूल में इन्होंने प्रोजेक्ट लिया तो काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में इन्होंने प्राइज़ जीते। जब ये 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट में गए तो इन्हें एक वायरल डिसीज़ के बारे में पता चला जिसकी वजह से सारे मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स में मर जाते हैं। अब उन्होंने डॉक्टर रिचर्ड ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये बीमारी आती कहाँ से है, तो इनको पता लग गया कि द डिसीज़ माइट बी कैरीड बाय अ बीटल, एक बीटल के द्वारा आती है, और इन्होंने ये चीज़ पता लगाई। नेक्स्ट ईयर ये फिर से साइंस फेयर प्रोजेक्ट में गए और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ पता लगाई। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं 2 बटरफ्लाइज़ हैं, दोनों कुछ-कुछ सेम हैं, एक ये है और एक ये है। जो टॉप पे है इसका नाम मोनार्क है और जो नीचे है उसका नाम वायसराय है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो वायसराय है वो थोड़ी-सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि उसके पंख जो इधर से निकले हुए हैं और इधर से और फिर बीच में है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन दोनों में ही एक ख़ास चीज़ होती है और वो होती है इनकी बॉडी पर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। अब इन्होंने ये पता लगाया कि ये गोल्ड स्पॉट्स हैं किस चीज़ के। सबसे पहले तो इन्होंने ये पता लगाया था कि जो बर्ड्स होती हैं वो मोनार्क को खा जाती हैं क्योंकि उनको वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड है। मगर वो जितनी भी मोनार्क उनको मिलती हैं वो सबको खा जाती हैं, लेकिन अगर वो वायसराय बटरफ्लाई को नहीं खाती हैं। तो जब ये हाई स्कूल के सेकंड ईयर में थे तो इन्होंने ये पता लगाया कि इनके ऊपर जो ये गोल्ड स्पॉट होते हैं वो होते क्या हैं। तो इनको पता चला कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं ये हार्मोन्स हैं। जैसे हम मनुष्यों के बॉडी में हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से बटरफ्लाइज के ऊपर भी ये गोल्ड स्पॉट होते हैं जो रियल में हार्मोन्स होते हैं। और ये ऑर्नामेंटल नहीं है। इन्होंने कहा एवरीवन एज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, बट डॉक्टर युगराज डिड नॉट बिलीव इट। डॉक्टर युगराज ने इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है। और आखिरकार इन्होंने पता लगा लिया कि ये जो स्पॉट्स हैं वो ऑर्नामेंटल नहीं है बट हार्मोन्स। इस तरीके से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में एंट्रेंस लिया। वहाँ इन्होंने जूलॉजी के लिए 3rd प्लेस, और जब समर वेकेशंस होती हैं वहाँ पर इन्होंने वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का इनको चांस मिला। जब रिचर्ड अपने यूनिवर्सिटी में गए और जूनियर में थे तभी भी उन्होंने मोनार्क के ही ऊपर अपना शोध जो था वो जारी रखा। उन्होंने मोनार्क के पंख से कोशिकाएं विकसित की। गर्मियों में उन्हें एक एक्सरे की तस्वीर देखते समय ये पता चला कि कोशिका जीवन यानी सेल्स लाइफ के बारे में इन्होंने नया सिद्धांत ढूंढा। रिचर्ड ने 1510 छात्रों की कक्षा में दूसरे स्थान के साथ अपनी ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और साथ ही साथ ये ग्रेजुएशन के साथ साथ शोधकर्ता भी बन गए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को साबित करने के लिए प्रयोग शुरू किए। कुछ प्रकार के कैंसर्स और बीमारियों को रोकने के लिए भी नए नए तरीके पता लगाए। इस प्रकार से इनकी जो बटरफ्लाइज की जर्नी थी वो आगे बढ़ती गई और इनको एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट के में डेवलप किया। रिचर्ड एब्राइट को साइंस में तो इंटरेस्ट था ही, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज तो इनका एक हॉबी था, इनका एक शौक था। लेकिन इसके साथ साथ ही एब्राइट एक चैम्पियन डिबेटर थे, एक पब्लिक स्पीकर थे, एक गुड कैनोइस्ट थे, ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन थे, वे एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स के। हाई स्कूल से लेकर रिचर्ड एक A1 क्लास के स्टूडेंट रहे। उनके लिए लर्निंग इजी नहीं थी। वो अपनी बहुत सारी एनर्जी इधर उधर वेस्ट करते थे, उसके बावजूद भी वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो बताते हैं कि मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन। उनके लिए मिस्टर वियरर एक परफेक्ट पर्सन थे जो इनके सोशल स्टडी के टीचर थे। आप सभी की लाइफ में एक कोई फेवरेट टीचर होते होंगे ना, वैसे रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में देखिए इनका सब्जेक्ट साइंस था बट इनके फेवरेट टीचर कौन थे? सोशल स्टडी के टीचर। तो मिस्टर वियरर का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, क्योंकि वो इनसे नए नए क्वेश्चन किया करते थे। रिचर्ड हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे, एक कॉम्पिटिटिव भावना थी इनके अंदर, और इसीलिए लास्ट पैराग्राफ में इस चैप्टर की लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है उनमें से पहली है स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड। यानी एक जो फर्स्ट रेट माइंड होगा, यानी पहले स्तर का जो रेटिंग जिसकी फर्स्ट होगी
उस तरह का ही दिमाग इस तरह की चीज़ें सोच सकता है। साथ ही साथ उसमें क्यूरियोसिटी भी ऐड करनी पड़ती है। जब दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो विन फॉर द राइट रीज़न, सही रीज़न्स के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। एब्राइट के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ थी। From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. मतलब रिचर्ड एब्राइट ने जब ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स पढ़ी थी, उस समय जो विज्ञान का दरवाज़ा इनके लिए खुला, जो एक इनके मन के अंदर ये जिज्ञासा जागृत हुई कि ये बटरफ्लाइज की लाइफ कैसी है, उस जिज्ञासा को इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जारी रखा। न केवल जारी रखा, साथ ही साथ उसी पे दर कदम बढ़ते चले गए। स्टेप बाय स्टेप उसी पर इन्होंने अपनी कामयाबी की इबारत लिखना शुरू किया। तो रिचर्ड एब्राइट का साइंटिस्ट बनने का सपना इस तरह से पूरा हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ साइंटिफिक वर्ड्स के साथ साथ ये चैप्टर आगे बढ़ता है, इसलिए इस चैप्टर में कुछ चीज़ें थोड़ी सी टफ हैं, बट आपको याद रखनी है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।